हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर लिया है, वो लिया है 6। ठीक है, इससे पहले 5 हो चुके हैं। जिसने वह नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हम पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं। जो सामान्य ज्ञान का पेपर आता है उसमें 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आगे हम जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के प्रैक्टिस सेट हम इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम फिर आज का अपना टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वह दिया है किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक या औद्योगिक विकास बैंक? तो बैंकों का बैंक जो कहा जाता है वह कहा जाता है रिजर्व बैंक को। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है वह कहा जाता है रिजर्व बैंक को। यह केंद्र सरकार का बैंक होता है। केंद्र सरकार का बैंकर है जो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए? तो जो अघन्या शब्द है इसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। ठीक है, तो वह क्या है? तो वह है गाय। ठीक है, जो ना मारे जाने योग्य होता है वह होती है गाय, गाय के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। तो गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था भी वेदों में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उद्यन, बोधि या निचच्छू? तो जो महात्मा बुद्ध थे वह कौशाम्बी उद्यन के राज्यकाल में आए थे। किसके राज्यकाल में आए थे? उद्यन के राज्यकाल में आए थे। इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? मुइनुद्दीन, फरुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया या नसरुद्दीन? तो चिराग ए दिल्ली कहा जाता है वह कहा जाता है नसरुद्दीन को। ठीक है, नासरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है वह कहा जाता है शेख नासरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह या जहांगीर? तो जिसका भारत से बाहर मकबरा है वह है जहांगीर का। किसका है? जहांगीर का। तो जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर कहाँ पर है? ये है लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदरा नामक स्थान पर स्थित है। और ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और नूरजहां उनकी कौन थी? पत्नी थी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की या प्रार्थना समाज की? तो जो सत्यार्थ प्रकाश है यह आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। किसकी है? आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जो किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और इसकी स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और जो अगला दिया है ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और इसमें
राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता या नव जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके विरोधी थे? तो ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, इन सब के ये विरोधी थे। ठीक है ना, किसके विरोधी थे? इन सब के ये विरोधी थे। ठीक, और इनकी एक मैगज़ीन है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वह है संवाद कौमुदी। कौन सी है? संवाद कौमुदी। ठीक है, किसकी मैगज़ीन है ये? ये है राजा राममोहन राय की। ये हो गया। अब इसमें दिया है नेक्स्ट प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, वह की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी 1867 में, 1867 में इसकी स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? एम.जी. रानाडे के साथ मिलकर किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक, अब इसमें क्या रह गया? इसमें रह गया थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकट ने न्यूयॉर्क में 1875 में की, और जबकि भारत में पूछ लिया जाए तो ये की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने 1889 में, यानी 1889 में इसकी स्थापना भारत में की। किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है, चारों ऑप्शन हो गए। तो इसमें जो सही है वह है सत्यार्थ प्रकाश की पवित्र पुस्तक है, तो वह है कौन सी? आर्य समाज की। ठीक, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एन सेनगुप्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गई। ठीक, नेक्स्ट है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू। तो जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर क्वेश्चन और भी आता है इसमें, जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, है ना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो वे गए थे महात्मा गांधी। या ऐसे पूछ लेते हैं महात्मा गांधी कौन से सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो वे गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और अगर सभी में पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद की या राम प्रसाद बिस्मिल की? तो स्प्रिंगिंग टाइगर ये पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, और इसमें और भी पुस्तक हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड यह पुस्तक किसकी है? ये इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो इंडिया डिवाइडेड यह पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है। ठीक, इसके अलावा एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, वह है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। पूछते हैं यह पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो यह पुस्तक लिखी है किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम। और इंडिया डिवाइडेड ये किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक ये जीवनी किसकी है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस की। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो हमारी 2 संविधान सभा की बैठक हुई थी, है ना? तो जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को,
जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी वह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए, वह चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद। से अध्यक्ष चुने गए थे वह चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और जो 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें जो स्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए वह चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। तो वही हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन या अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। ठीक है, पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायभिक्ता या महान्यायवादी या महाधिवक्ता। तो ये है महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, वे कहते हैं अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति। ठीक। और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। तो ये क्या है, तो ये है किसका अध्यक्ष, ये है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, वह कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो ये किसका होता है, ये होता है राज्यसभा का होता है। ठीक है, आगे समझ, ये होता है राज्यसभा का। इसमें है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से या केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो ये है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। किससे है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से इसका संबंध है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्री मन्ना नारायण या जगजीवन राय। तो वह थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसकी, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु हुआ था। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम कहाँ से इसकी शुरुआत हुई या कहाँ इसको शुरू किया, तो वह किया था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की शुरुआत निर्धारित करती है, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या तिब्बत। तो जो डूरंड लाइन है वह भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। किसकी, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है।
ठीक। और हमसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा कौन सी है, तो वो है रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, किसकी है? भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा है वह है रेड क्लिफ। और भारत और चीन के मध्य की सीमा है तो वह है मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन किसकी है? भारत और चीन की। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में। यह राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश ये हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, यह सम्मिलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है। नेक्स्ट है, द्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो ये है गोदावरी। ये है गोदावरी। अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो वह है गोदावरी। और अगर ये पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी है भारत की तो वह है गंगा। कौन सी है? गंगा। भारत की पूछे तो गंगा है, अगर प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो वह है गोदावरी। ठीक, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में या पुणे में? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है वह है त्रिची में। त्रिची में है ना, त्रिची में। तो त्रिची क्या है? यह है तिरुचिरापल्ली। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्या है? तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान स्थित है त्रिची में। नेक्स्ट है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो झरिया कोयला क्षेत्र ये स्थित है झारखंड। कहाँ है? झारखंड। झरिया कोयला क्षेत्र ये स्थित झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धनबाद जिले में स्थित है। ठीक, तो कैसे याद करेंगे? झरिया कोयला, झ से झरिया और झा से ही झारखंड। ठीक है ना, झा से झरिया और झा से झारखंड। इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, बोहर ने या हैंडल ने? तो यह दिया था किसने? न्यूटन ने। यह दिया था किसने? न्यूटन ने। तो ये क्या है? यह न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है कि जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ होता है बाष्प, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पर, जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराया गया बर्फ। तो शुष्क बर्फ होता है वह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होता है? ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, बीज, जड़ या फल? तो आलू का जो भाग होता है खाने योग्य वह होता है तना। कौन सा होता है? तना। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका या रेट्रो? तो वर्ड फ्लू का जो कारक है वह है कौन सा है?
एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है। जो बर्ड फ्लू होता है ना, वो एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है ना। तो यह एक क्या है, ये संक्रामक रोग है जो पक्षियों को प्रभावित करती है, पक्षियों को प्रभावित करती है। तो इसमें जो सही आंसर हो गया वह है ऑप्शन ए। अगला दिया है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल है, जीवोम है, स्थल मंडल है या जैव मंडल है? तो ये है जैव मंडल। जैव मंडल को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, है ना। तो यह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, जैव मंडल। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली में है, तिरुवनंतपुरम में है, कोलकाता में है या जोधपुर में है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यह कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी, वह हुई थी 1980 में। ठीक, इसकी स्थापना 1980 में हुई। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट दिया है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक में, महिलाओं के अधिकार, बच्चों का अधिकार या पर्यावरण सुरक्षा? तो जो टाइलर पुरस्कार है यह पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात या मध्य भारत? तो इसमें जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वह है पूर्वी हिमालय। कौन सा है? पूर्वी हिमालय। जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर क्या होता है, जातियों की पर्याप्तता यानी जनजातियाँ वगैरह तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट भी बना हुआ है, यानी ये धीमे धीमे खत्म हो रही हैं। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? नहीं है पूछा है ना। जनसंख्या का दबाव ये है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी है, और सहकारी कृषि या भू जोत का छोटा भाग तो ये भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह है सहकारी कृषि, सहकारी कृषि। ठीक है, तो इसमें यह है कि 20वीं दशक के प्रारंभ में भारत में एक सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुआ था। स्वतंत्रता के उपरांत जो प्रारंभिक वर्षों में जो सहकारी को बढ़ावा देने के इसमें विशेष प्रयास किए गए, जिसमें सहकारी कृषि उत्पादकता गई धीमे धीमे। कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, और बाकी ये जो तीनों हैं ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों इसके कारण हैं। इसमें कौन सा कारण नहीं है? वह है सहकारी कृषि कारण नहीं है। अगला है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर या देश की मलिन आबादी के आधार पर। ठीक, तो ये होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। इसके घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर कैसे? तो देखिए, तो सबसे पहले जो योजना आयोग था जिसको अब नीति आयोग कर दिया गया है, तो वह स्तर निर्धारित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त ना कर सके तो वह गरीब माना जाता था। क्या था? गांव में क्या था? अगर गांव में 2400 कैलोरी तथा शहर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय
प्रतिदिन प्राप्त न कर सकने वाले को क्या माना जाता था, गरीब मानते थे। ठीक है, लेकिन अब योजना आयोग द्वारा जब स्वीकृत मिल गई तेंदुलकर फॉर्मूले में, तो गरीबी रेखा का आकलन भोजन में कैलोरी की दैनिक मात्रा के बजाय क्या क्या कर दिया गया, वह कर दिया गया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। पहले हम भोजन के क्या बोलते हैं, भोजन में कैलोरी की मात्रा देखते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, वह कर दिया गया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर यह कर दिया गया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ठीक है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित किया जाता है। आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, ओबरा, पनकी, नरोरा या हरदुआंगज। तो ये है उत्तर प्रदेश में एकमात्र बुलंदशहर में, इसकी बुलंदशहर में इसकी स्थापित है। ठीक, इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहर दिए गए हैं और एक तरफ उनकी विशेषता दी गई है। तो सबसे पहले है वाराणसी, संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ है प्रदेश की राजधानी, झांसी है औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद है पीतल उद्योग। ठीक, तो इसमें देखते हैं। तो वाराणसी यह संस्कृति एवं धर्म से संबंधित शहर है, सही बात है। ठीक, लखनऊ यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी ठीक है। फिर है मुरादाबाद, यह पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। इसमें सही कौन सा नहीं है, तो वह है झांसी। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है ना। झांसी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, हालांकि उसमें कुछ उद्योग स्थापित हैं, लेकिन उनसे उसकी पहचान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं होती है। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी। नेक्स्ट दिया है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, कागजी मुद्रा को, क्रेडिट कार्ड को, डिस्काउंट कूपन को या शेयर को। तो प्लास्टिक मनी हम किसको कहते हैं, ये कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड, है ना। क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, स्मार्ट कार्ड हो गए या एटीएम हो गए। तो ये सब क्या है, ये है प्लास्टिक मनी है। क्या है, प्लास्टिक मनी है। इसमें ऑप्शन बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है, खटमल, मक्खी, घरेलू मक्खी या मच्छर। तो इसमें जो कीट नहीं है, जो इंसेक्ट में नहीं आता, वह है मकड़ी। क्या है, मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, और जो बाकी हैं खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सारे क्या है, ये कीट है। नेक्स्ट पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन। बहुतायत यानी सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो वह पाया जाता है भूपर्पटी में वह पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। इसकी प्रतिशत होती है 46.71%। ठीक है, 46.71%। फिर इसके बाद है सिलिकॉन, तो ये है 27.69। फिर इसके बाद है एल्यूमिनियम, तो ये है 8.07। और फिर इसके बाद है लोहा, तो सबसे ज़्यादा बहुत ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अब यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। दिसंबर 2020 में प्रसार भारती के सीओई शशि शेखर वेम्पति को किस प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया, ब्रिक्स ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, सार्क ब्रॉडकास्टिंग यूनियन या यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो ये चुना गया किसके, दिसंबर 2020
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। नेक्स्ट, 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया? ठीक, तो मैं इसका सीधा आंसर बता रही हूँ। तो ये किया था PSLV C50 द्वारा, PSLV C50 द्वारा। ठीक है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 दिसंबर 2020 को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है, यह घोषणा आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। दूसरा है, योगासन के खेल की प्रतियोगिताओं के लिए 4 स्पर्धाओं और 7 श्रेणियों में 51 पदक प्रस्तावित किए जा सकते हैं। या ऑप्शन सी है, वर्ष 2022 के शुरुआत में पायलट योगासन प्रतियोगिता नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियन के नाम से आयोजित होगी। या फोर्थ, योगासन को राष्ट्रीय खेलो इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, इसमें कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो वे है ऑप्शन सी, वर्ष 2020 की शुरुआत में। ये इसमें कथन सही नहीं दिया और बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने हेतु लगभग कितनी राशि 4 विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं $500 मिलियन, 600, 700 या 800। तो इसको मंजूरी दी है $800 मिलियन को। ठीक है, $800 मिलियन को। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विरासत अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। ठीक, ये हो गए आपके करेंट अफेयर्स के। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हैं। तो अब हमें बताना है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पहला है जीवाश्म विज्ञान, ये जीवाश्म से संबंधित है। दूसरा है कपाल विज्ञान, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं अग्नाशय से, थायराइड से, खोपड़ी से या फेफड़े से। तो जो कपाल विज्ञान है वह किससे संबंधित है? वह है खोपड़ी से। किससे संबंधित है? खोपड़ी से। इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, यदि इसको इस कोड में लिखा जाए तो हव को किस कोड में लिखा जाएगा? ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहला दिया है आई को जी कहा जा रहा है। किसको? आई को जी कहा जा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या होती है? GHI होता है, GHI। तो आई को हम लिख रहे हैं जी, आई को लिख रहे हैं हम जी लिख रहे हैं, यानी माइनस ऊपर को जा रहा है। तो ये कितना माइनस हो रहा है? तो ये हो रहा है -2। कितना हो रहा है? -2। ऐसे ही एम को के कहा जा रहा है, एम को के कहा जा रहा है। तो क्या होता है? KLMN। ठीक है, तो एम को क्या कहा जा रहा है? के कहा जा रहा है। तो यानी क्या हो रहा है? -2। तो आप समझ गए इसमें कौन सी सीरीज चल रही है? तो इस पूरे में -2 हम करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। कौन सी सीरीज चल रही है? -2 की सीरीज चल रही है। तो चलिए, हमसे पूछा क्या है अब इसमें? तो हमसे पूछा हव को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो हव यानी h का हम -2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? f। क्या मिलेगा? f। क्या होता है? FGH, है ना। -2 किया, हमें क्या मिला? f मिला। फिर है u में -2 करेंगे तो हमें मिलेगा s, और b को -2 करेंगे तो हमें मिलेगा z। ठीक,
बी से ऊपर देखो, बी से ए और उससे ऊपर जेड, ठीक है। तो वी से जेड हो रहा है तो कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो गया वह हो गया FSZ, देख लीजिए। तो ये है ऑप्शन सी में FSZ, ठीक है। पूरी सीरीज में क्या चल रहा है, -2 चल रहा है। इसको हम नंबर से भी कर सकते हैं, अगर नंबर याद है इसके ABCD के तो नंबर से भी आसानी से हो जाता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा, सी सही हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। मकान, अस्तबल, झोंपड़ी या कुटिया, इसमें विषम शब्द कौन सा है। तो देखो सामान्यतः देखा जाए मकान हुआ, झोंपड़ी हुई, कुटिया हुआ, ये सब क्या है, मनुष्य को रहने के लिए बनाया जाता है। जबकि जो अस्तबल है तो ये क्या है, ये है घोड़ों के रहने के लिए, घोड़ों के रहने के लिए क्या है, अस्तबल। तो इसमें जो विषम शब्द हो गया वह हो गया ऑप्शन बी, अस्तबल। नेक्स्ट है, यदि रिदमिक को इतना कहा जाता है, म्यूजिक को क्या कहा जाएगा, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग का है। तो देखिए अब ये हो रहा है आर से क्यू हो रहा है, एक सेकेंड, ये हो रहा है आर से क्यू, तो यानी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या होता है, QR होता है, तो R से Q जा रहा है, कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर हो रहा है H से G, ये भी कितना हो रहा है, -1, यानी GH होता है। Y से कितना हो रहा है, Y से X हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, -1। पता चल गया हमें, इसमें क्या चलेगा, -1 की सीरीज चलेगी। पूरे में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। हमसे म्यूज़िक का पूछा है तो इसमें कर दो। तो M से पहले क्या हो जाएगा, M से पहले क्या हो जाएगा, L, ठीक। U से पहले क्या हो जाएगा, T, S से पहले क्या हो जाएगा, R। तो इसमें देखते हैं LTR, देखो ऑप्शन बी में दिया है LTR, ऑप्शन बी में दिया है LTRHB। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। इसमें क्या हो रहा है, -1 की सीरीज चल रही है, ठीक है। करके देखना, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वक्तत्व। शिक्षक शिक्षण में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझते हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है, शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। आवश्यकता को सबसे पहले दिया है इसमें, शिक्षक शिक्षण में अभ्यास एवं भावात्मक लगाव को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझता है, ठीक है, समझते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि यह एक शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की समझ। सेकंड वाला कौन सा निकलेगा, केवल ऑप्शन सेकंड वाला इसमें सही होगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया है, 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-23 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। तो ये शुरू किया गया है कहाँ, तो ये शुरू किया गया है विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-2023 का शुभारंभ किया और इसे पूरे भारत के 660 से अधिक जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर रोल आउट किया जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और जो नए आए हैं चैनल पर वे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।